हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो है इसके टोटल 8 पार्ट्स में हमने इसको किया है। पहले देखते हैं कि ये एनुअल रिपोर्ट है किस साल की। ये है 2023-24 यानी जो फाइनेंशियल ईयर अभी बीता है जस्ट उसकी है। During 2023-24, the RBI focused on ensuring that India's financial system remains strong and stable. They implemented several measures to improve how banks and other financial institutions operate, ensuring they follow global best practices in risk management, governance, and maintaining enough capital to handle financial challenges. तो बेसिकली जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट होती है ये बताती है ओवरऑल की बैंक्स में रेगुलेशन, सुपरविजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है उसके विषय पर चर्चा होती है। प्लस क्या एजेंडा था और कितना हमने टारगेट अचीव कर लिया उस एस्पेक्ट से उसके बारे में बात होती है। जिससे कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कहाँ तक फॉलो किया जा रहा है, रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे या बेसिल नॉर्म्स पे या गवर्नेंस या कितनी कैपिटल जो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कैपिटल हमने पढ़ी है वो सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ तक है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ कैसी है, ये सब आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में डिस्कस किया जाता है। This video is for educational purposes. Please pause the video and go through the copyright disclaimer before moving on further. की हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। क्या है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। तो आरबीआई ने बताया है कि कैसे जो पूरा पूरा साल था उसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कितना रेजिलिएंट रहा और जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ हों या साइबर थ्रेट्स हों या क्लाइमेट चेंज हो, उन सब चीज़ों को किस तरह से विदस्टैंड या कैसे उसमें अलाइन किया है बैंक्स ने खुद को, उसके बारे में चर्चा की गई है। इन्होंने ये बताया कि इंडिया की जो रेगुलेशन अथॉरिटीज़ जैसे आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, इन सब ने किस तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, स्पेशली विद रिगार्ड टू रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, मतलब ओवरऑल कंज्यूमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो गाइडलाइंस है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ने जो इंट्रोड्यूस करी हैं गाइडलाइंस, उनमें कुछ रूल्स खास हैं जो कि हैं, कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। पहला क्या है, रिस्क को मैनेज करने के लिए डिजिटल लेंडिंग रिलेटेड जो रिस्क है उनको मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बैंक्स को कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके लिए रूल्स हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है ऑपरेशनल रिस्क के लिए, उसके बारे में रूल्स और गाइडलाइंस हैं। फिनटेक डेवलपमेंट्स की बात करी गई है। जो आरबीआई का फिनटेक डिपार्टमेंट है उसने सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको होलसेल और रिटेल लेवल पर कैसे एक्सपैंड करना उसके बारे में चर्चा की है। उन्होंने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है टेक प्लेटफॉर्म वो भी एक्सेस करने के लिए असेस कर दिया है, जिससे कि क्रेडिट जो है वो आसान हो जाए। सुपरविजन है उसमें किस तरह के एनहांसमेंट्स, किस तरह की बढ़ाए हुए किए गए हैं वो बताया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो है उसने क्या स्टेप्स लिए हैं जिनसे कि वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर कर सके। फिजिकल इंस्पेक्शंस भी और ऑफ साइड इंस्पेक्शन मतलब क्या, यूजिंग डेटा, मतलब सारे बैंक्स के डेटा इकट्ठा कर लिया और उससे आपने अपने ऑफिस में बैठ कर डिपार्टमेंट ने बिना साइट पे गए हुए, बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए, सिर्फ और सिर्फ डेटा को यूज़ करके जब इंस्पेक्शन करते हैं या हेल्थ देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफ साइड इंस्पेक्शन। इन्होंने कस्टमर वेरिफिकेशन यानी केवाईसी संबंधित, एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित और साइबर सिक्योरिटी संबंधित जितने भी सुपरविजन है उन सब पर चर्चा करी है। साथ ही साथ इन्होंने सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है अर्ली वार्निंग सिग्नल संबंधित। फ्रॉड जब भी होता है या लोन, जैसे लोन में एनपीओ होने से पहले अर्निंग वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, उसी तरह फ्रॉड्स में भी अर्निंग वार्निंग सिग्नल्स रहते हैं, उनको मॉनिटर करने की बहुत आवश्यकता होती है, बशर्ते आप सारे गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है उसने एफर्ट्स किए हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवेंसेस को कैसे रिड्रेस किया जाए समय रहते, और स्टैंडर्ड रूल्स दिए हैं जिससे कि फाइनेंशियल एंटिटीज़ कंज्यूमर्स का नुकसान ना कर पाएँ। स्ट्रेस टेस्टिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में आगे बताया गया है। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, रिस्क को मॉनिटर करने के लिए, ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम का उसके लिए, जिससे कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल बना रहे। उसके लिए क्या करते हैं लोग, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा। स्ट्रेस टेस्टिंग कौन करता है, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। जिससे कि ये पता चल सके कि जब एक्सट्रीम इकोनॉमिक कंडीशन आएगी, एक्सट्रीम इकोनॉमिक कंडीशन क्या मतलब, मान लीजिए महंगाई बहुत बढ़ गई या फिर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ गई या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो एक्सट्रीम इकोनॉमिक कंडीशंस में बैंक्स कैसा परफॉर्म करेंगे वो कैसे चेक करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग के थ्रू। इसको एक तरह से आप सिमुलेटर समझ लीजिए। जैसे आप गाड़ी सीखने जब गए होंगे कभी, आपने मान लीजिए मारुति या कहीं पर एडमिशन लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि सिमुलेटर प्रोसेस होता है ना, वहाँ पे सिमुलेट करते हैं, पूरा एनवायरनमेंट बनाते हैं, लेकिन आप रोड पर नहीं होते हैं बस, ठीक है, आप एक मशीन में पूरा एनवायरनमेंट होता है। ठीक उसी तरह स्ट्रेस टेस्टिंग भी होता है कि सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, फिर चाहे वो लिक्विडिटी के संबंधित में हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस संबंधित हो, और देखा जाता है कि बैंक्स कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। तो 2023 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
के रिव्यू के द्वारा जब रिव्यू किया गया है पूरा इनका प्रोसेस, स्ट्रेस टेस्टिंग मेथड थे, और इसमें ग्लोबल लेवल पर क्या स्ट्रेस टेस्टिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं उन सबको भी इन्होंने फॉलो किया है, जिससे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ग्लोबली कम्पीट कर सके। स्ट्रेस टेस्टिंग का रिव्यू किसने किया? आरबीआई का जो स्ट्रेस टेस्टिंग मेथड्स हैं वो रिव्यू किए गए आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इस रिव्यू से क्या फ़ायदा हुआ? इस रिव्यू से ये हुआ कि आरबीआई के जो ने टेस्ट किया है जो बैंक की एबिलिटीज़ फाइनेंशियल स्ट्रेस झेलने में कितनी अच्छी हैं, उन्होंने टॉप 10 मेजर इंडियन बैंक्स को इन फाइनेंशियल प्रेशर्स के थ्रू स्ट्रेस टेस्टिंग करी है, ये बताया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स आगे दी गई हैं। आरबीआई ने 2 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करी हैं 2023-24 के साल में, और ये बताया है कि कैसे रिस्क को फाइनेंशियल सिस्टम्स विद स्टैंड करेंगे या हैंडल करेंगे। एफएसडीसी-एससी की मीटिंग हुई। एफएसडीसी-एससी मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमेटी की मीटिंग। इन्होंने ग्लोबल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स को रिव्यू किया है। कमेटी इस बात को इंश्योर करती है जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो स्टेबिलिटी मेंटेन रखें। जो डिपार्टमेंट है उसका एक एम जो होता है कि वो जितना भी कोई अगर पोटेंशियल फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी आने वाली है तो उसके लिए पहले से बैंक्स को अलर्ट कर सके, जिससे कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना रहे। 2024-25 का क्या एजेंडा है उसके बारे में बताया गया है। तो पहला तो है, देखिए फोकस एरिया क्या किया गया? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रेस टेस्टिंग, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया वो। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है? ये एक टूल होता है जिसके द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इवैल्यूएट किए जाते हैं कि वो स्ट्रेस कंडीशंस जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी महंगाई बहुत बढ़ गई या मार्केट शॉक, सडनली स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, तो ऐसे में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ क्या रिस्पॉन्ड करेगी वो बताते हैं। बाय सिमुलेटिंग एक्सट्रीम सिनेरियोज, जो भी सिनेरियोज हैं उनको एक्सट्रीम लेवल पर सिमुलेट किया जाएगा, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रियल स्टेबिलिटी पता चल सके और वो कितना विदस्टैंड कर पाएंगे या क्या कमियां हैं उनको फाइंड आउट करके दूर किया सके। जो 2024-25 के कुछ फोकस एरियाज हैं उनके बारे में बताया गया है। एफएसडी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हांस करेंगे। कैसे करेंगे? पहला नंबर क्या है? इंप्लीमेंट करते हैं रिकमेंडेशन पीयर रिव्यू रिकमेंडेशन जो प्राप्त होंगे इनको इंप्लीमेंट करेंगे। ये किसके अंतर्गत आएगा? उत्कर्ष 2.0। उत्कर्ष 2.0 क्या है ये भी हम आगे बताएंगे आपको। तो डिपार्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा सारे सजेशंस को जो भी पीयर रिव्यू के थ्रू उत्कर्ष 2.0 इनिशिएटिव के अंतर्गत प्राप्त होंगे, और उनका आउटकम को एसेस किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ नॉन बैंकिंग स्टेबिलिटी मैप इंडेक्स भी बनाया जाएगा। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनकी स्टेबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए, उनके कंप्लायंस को मॉनिटर करने के लिए नॉन बैंकिंग स्टेबिलिटी मैप, जैसे बैंक्स को तो फॉलो करवा लेते हैं लेकिन एनबीएफसीज छूट जाते हैं, तो एनबीएफसीज के लिए भी एक नॉन बैंकिंग स्टेबिलिटी मैप या इंडेक्स तैयार किया जाएगा। ये भी किसके अंतर्गत है? उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत। सिंगल फैक्टर स्ट्रेस टेस्ट को इन्हांस किया जाएगा, ये भी उत्कर्ष 2.0 का ही इनिशिएटिव है। डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रेस टेस्ट को इम्प्रूव करेगा सिंगल फैक्टर के बेसिस पे। सिंगल फैक्टर का मतलब क्या है? या तो सिर्फ इंटरेस्ट चेंज करके देखेगा, इंटरेस्ट रेट चेंज करके मार्केट में क्या चेंज आ सकते हैं सिमुलेट करेगा, या लिक्विडिटी शॉक्स को ट्राई करेगा, ये सिंगल फैक्टर। मल्टी फैक्टर में क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर लिया, लिक्विडिटी भी चेंज कर ली, स्टॉक मार्केट में भी कुछ धमाका हो गया, साथ ही साथ उन्होंने रेट ऑफ एक्सचेंज में भी चेंज कर दिया, फॉरेक्स में भी चेंज कर दिया, इन सबको ट्राई किया तो मल्टी फैक्टर हो गया। लेकिन सिंगल फैक्टर क्या है? सिर्फ किसी एक फैक्टर को पकड़ेंगे और उसको चेंज करके सिमुलेट करके देखेंगे कि मार्केट पे मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे क्या असर पड़ रहा है, वो कितना विदस्टैंड कर पा रहे हैं। आरबीआई का उत्कर्ष 2.0 क्या है? उत्कर्ष 2.0 का जो एम है वो क्या है? वो आरबीआई के जो सुपरविजन और बेटर रेगुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट इन सबको स्ट्रेंथन और मॉडर्नाइज करना उत्कर्ष 2.0 का बेसिक एम है। फॉर रिमेनिंग पार्ट प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 2 जो कि कल अपलोड होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।